मैं बहुत अच्छी बात है राहुल गांधी ने कहा इस बात को, और मैंने इसकी बड़ी तारीफ़ भी की। लेकिन मैं राहुल गांधी और पूरे विपक्ष से सवाल ये पूछना चाहती हूँ कि जब ये जेनज़ी सड़क पर उतरेगा संविधान को बचाने के लिए, और क्या तरीका हो सकता है? क्या घर में सेल्फी ट्वीट करेगा या एक इंस्टाग्राम की पोस्ट करेगा? जो सड़क संसद की लड़ाई है वो तो सड़क से ही होती है। तो जब ये जेनज़ी सड़कों पर निकलेगा और जब इसे नरेंद्र मोदी जी की पुलिस जेल में बंद करेगी, तो फिर इनकी बेल कौन कराएगा? क्या जिस जेनज़ी को वो ये जिम्मेदारी दे रहे हैं कि संविधान की रक्षा करो, वो जेनज़ी ये वही लोग हैं 2019 में ये जेनज़ी थे। नेपाल का जेनज़ी आज उतरा है सड़क पर, भारत का जेनज़ी 2019 में उतरा था। तो मैं सिर्फ उनसे एक मासूम सा सवाल करना चाहती हूँ कि जब ये जेनज़ी, दूसरा जेनज़ी, ये तो एक तो जेल में चला गया, दूसरा जेनज़ी जब 13 से 28 साल की उम्र का आपके ट्वीट को पढ़ के जब ये सड़क पे आएगा और संविधान की रक्षा करेगा, तो क्या आप आएंगे? क्या उनके परिवारों के साथ आप सॉलिडेरिटी जाहिर करेंगे? क्या उनकी बेल कराएंगे? आपकी बातों से साफ जाहिर है कि आप सरकार से ज़्यादा विपक्ष नाखुश हैं, जो इस वक्त भी, अगर आप बात कर रही हैं उमर खालिद की, तमाम लोगों की, उनके लिए भी अगर वो अपनी बात नहीं रखते हैं आज यहाँ नहीं पहुँचे हैं। नहीं, देखिए, आप कह रहे हैं कि मैं खफा हूँ, मैं नाउमीद हूँ। और नाउमीदी कैसे होती है? नाउमीदी वहाँ होती है जहाँ उम्मीद होती है। इस सरकार से चूँकि मुझे कोई उम्मीद ही नहीं है, इसलिए मैं कोई उम्मीद उनके कंधों पे रख ही नहीं रही। मुझे उम्मीद इस देश की सिविल सोसाइटी से है, मुझे उम्मीद इस देश की मीडिया से है, मुझे उम्मीद इस देश के विपक्ष से है। और मैं नाउमीदी इन लोगों से जाहिर कर रही हूँ क्योंकि सबसे पहले मैंने इनके ऊपर उम्मीद जाहिर की। अब इस वक्त इस देश में हर चीज़ के दो धड़े बच चुके हैं। मीडिया का जिक्र करें, आप सरकार की बात कर लें, तमाम लोग पक्ष विपक्ष हर जगह तमाम तरह के लोग हैं। ऐसे में ये लड़ाई आपस में जो ये प्रतिद्वंद चल रहा है, ये अपने आप में ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत बड़ा हो गया है। कौन सही कौन गलत, ये धड़ा जो बटना है, एक दूसरे पर तमाम जो प्रत्यारोप लगाए जाते हैं, जिस तरीके से मीडिया की बात करते हैं, जिस तरीके से एक दूसरे पर ही लांछन लगाए जाते हैं, ये लड़ाई कब तक चलेगी और इस लड़ाई का सबसे बड़ा नुकसान किसको होगा? अगर आप पूछ रही हैं कि मीडिया के अंदर कुछ खेमे हैं, अगर यही सवाल है आपका कि मीडिया के अंदर अलग अलग जो खेमे बन गए, मुझे लगता है मीडिया एक ही तरह का होता है। मीडिया वो होता है जो सरकार से सवाल पूछता है और जो आम आदमी के मुद्दों को सरकार तक लेके जाता है और उनका कॉलर पकड़ के ही पूछता है कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। इसलिए मीडिया को हम कहते हैं कि वो परमानेंट ऑपोजिशन। जैसे मेरे जैसे पत्रकार, मुझे 25 साल हो गए पत्रकारिता में। नरेंद्र मोदी जी 2014 में आए, यानी सिर्फ 11 साल हुए हैं। उनसे बहुत पहले पत्रकारिता में मेरा जन्म हो चुका था। मैं मनमोहन सिंह सरकार से मैंने 10 साल सवाल पूछे, उससे पहले मैंने वाजपेयी सरकार से सवाल पूछे, अभी मोदी जी से सवाल पूछ रही हूँ। उसके बाद राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे तो उनका भी कॉलर पकड़ के ऐसे ही सवाल करूँगी। तो मीडिया हम उसको कहते हैं जो सवाल पूछता है। बाकी बात ये कि लेफ्ट राइट, वो मीडिया नहीं, वो सरकार के भोंपू हैं, वो सरकार की प्रोपेगेंडा मशीनरी का एक हिस्सा है, वो सरकार का ही एक अंग है। तो हो सकता है आपको बुरा लगे, लेकिन मैं उनको लेजिटिमेट जर्नलिस्ट नहीं मानती, मैं उनको वैध विश्वसनीय पत्रकार नहीं मानती। इसलिए पत्रकारिता में 2 या 3 या 4 खेमे नहीं हैं, पत्रकारिता में सिर्फ एक खेमा है, वो खेमा जो सरकार से सवाल कर रहा है। बिल्कुल, एक आखिरी सवाल के साथ खत्म करना चाहूँगी। आपने कहा 2019 में इस देश का जो युवा था, जो जेन ज़ी था, जिसे अभी हम बाकी देशों में देख रहे हैं, वो सड़कों पर उतर गया था और उसने अपनी आवाज़ बुलंद की थी और उसी की वजह से शायद आज भी हम और आप खड़े अपनी आवाज़ उठा पा रहे हैं। लेकिन अब जो सिचुएशन है, जब वो जेलों में बंद हैं और उनका ट्रायल भी नहीं हो पा रहा है, लीगली फेल हो चुके हैं हम उन्हें कोई भी स्टैंड देने में, ऐसे में हमारी सिचुएशन कहाँ देखती हैं आप कि अब हमें किस तरीके से इस लड़ाई को दोबारा जिंदा करने की ज़रूरत है? देखिए, पहली बात तो बहुत मुश्किल है। मैंने जैसे कहा अपनी स्पीच में कि एक नस्ल को, एक पूरी जनरेशन को आवाज़ दी उस प्रोटेस्ट मूवमेंट। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इसके साथ साथ एक पूरी नस्ल और एक पूरी जनरेशन को खामोश भी कर दिया है कि जो लोग सामने आ सकते थे, जो प्रोटेस्ट कर सकते थे, जो बाहर निकल सकते थे, जो एक सोशल मीडिया पोस्ट कर सकते थे। मैं ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जिन्होंने 2019 में अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स डीएक्टिवेट कर दिए थे और वो 2025 तक भी इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाए हैं कि उन्हें एक्टिवेट कर दें। मैं ऐसे दर्जनों लोगों को जानती हूँ जो 2019 के शाहीन बाग मूवमेंट के बाद देश छोड़ के चले गए और वापस नहीं आए, क्योंकि वो इतने निराश हो गए या इतने डर गए या अपनी परवाह की उन्होंने, या अंग्रेज़ी में शब्द होता है अपने को सुरक्षित या प्रिजर्व करना। हर कोई इस लड़ाई के लिए तैयार नहीं। बिल्कुल। इतना कहने के बावजूद मैं ये ज़रूर कहूँगी कि हर वक्त की अपने संघर्ष होते हैं, हर वक्त की अपने आंदोलन होते हैं।
2019 के आंदोलन, शाहीन बाग के आंदोलन के कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता, उस दौर के नेता, उस दौर के चमकते सितारे अलग थे, हमारे दौर के सितारे अलग थे। सितारों की बात से एक और सवाल है कि आमिर खान का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो प्रधानमंत्री मोदी को तमाम बड़े लोगों ने बर्थडे विश किया, मुकेश अंबानी समेत, लेकिन उनका एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो बाकायदा सवाल कर रहे हैं, है ना, कि सवाल ये कि गुजरात में जो कुछ हुआ वहाँ आप किसी की कास्ट देखकर उससे बात नहीं कर सकते, किसी का रिलीजन देखकर उसके बारे में नहीं, वो इंडियंस थे, वो तमाम इंडियंस थे। ये सवाल अब क्यों नहीं निकलता ऐसे लोगों से जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जिनको लोग जानते हैं, जिनकी आवाज़, जिनकी कला से तमाम लोग प्रभावित होते हैं, अब वो लोगों की आवाज़ कहाँ गई? पहली बात तो मैं बहुत प्रभावित हूँ उस शख्स से जिन्होंने आमिर खान की स्क्रिप्ट लिखी उस बर्थडे विश की, क्योंकि आमिर खान इतनी हिंदी नहीं बोल सकते। आमिर खान की जो ज़बान है वो क्लिश्ड हिंदी नहीं है, तो वो बड़ा अच्छा स्क्रिप्ट राइटर है जिसने उनको स्क्रिप्ट दी, और मुझे ये लग रहा है कि टेलीप्रॉम्प्टर से सामने लगभग सबको एक जैसी, है ना, सबको एक जैसी स्क्रिप्ट दी और टेलीप्रॉम्प्टर से सामने वो पढ़ रहे थे। तो मैं बड़ा प्रभावित हूँ इस बात से कि देखिए स्क्रिप्ट बनाई गई बर्थडे विश के लिए, उसे टेलीप्रॉम्प्टर की बिक्रियाँ भी बड़ी होंगी, टेलीप्रॉम्प्टर लगाया गया, फिर आमिर खान ने वहाँ बैठ के एक्टिंग की, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि फिल्मों के अलावा फिर भी एक्टिंग कर रहे हैं, यानी सेट पे तो एक्टिंग करते हैं लेकिन सेट के अलावा घर में भी एक्टिंग कर रहे हैं, तो ये तो बहुत प्रभावित कर देने वाली बात है। दूसरी बात ये है कि आजकल माहौल ऐसा है कि अगर आपको धंधा करना है, और धंधा इस शब्द को मैं बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कारोबार अगर मैं कहूँगी तो बड़ा इज्जत देना हो जाएगा। तो अगर आपको धंधा करना है, और ये गुजराती ज़बान है, बिल्कुल है ना, तो आपको धंधा करना है तो आपको ये सब करना पड़ेगा। ये आपके दर्शक भी जानते हैं, आप भी जानती हैं, और जिन लोगों को आप पत्रकार कह रही थी उनमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन एंकरों और रिपोर्टरों के साथ जो एडिटर्स बन के बैठे हैं, अभी उनके साथ मैंने काम किया है, बड़े भले लोग होते थे, वो न्यायप्रिय लोग होते थे, वो बड़े प्रगतिशील लोग होते थे, लेकिन उनको ये पता चल गया कि अगर धंधा करना है तो हमें ये सब बोलना पड़ेगा। अल्लाह के लिए हर हाल में शिद्दत के साथ इंसाफ पर कायम रहो, और ये ख्याल रखो कि इंसाफ की गवाही देने में हो सकता है कि तुम्हारे माँ और बाप और रिश्तेदार या इनमें से कोई एक तुमसे नाराज हो जाएं, लेकिन ये ख्याल रखना कि तुम्हारे क़राबतदारों, माँ और बाप के लिए अल्लाह की रजामंदी ज़्यादा बेहतर है। इंसाफ की गवाही देने में ख्वाहिशे नफ्स की इत्तिबा न करना, और इस बात का ख्याल रखना कि गवाही देते वक्त छुपकर या खुलकर हक की गवाही से मोतरिफ न हो जाओ, मोतरिज न हो जाओ। अगर ऐसा करोगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन तमाम बातों के बारे में पूरी तरह से बाखबर है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलामु अला मन इत्तबा।